हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में ऐसे के कुछ ऐसे लेके आए हैं, आपके पास ऐसे के कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसमें हर एक दिन आने वाले 15 तारीख तक हम हर दिन आपको एक ऐसे देंगे। सुबह 7 बजे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में हमारा जो ऐसे है वह पोस्ट हो जाया करेगा। आप उसे चेक कर सकते हैं और अपने आंसर को दिन भर लिखकर आप हमें शाम तक सेंड कीजिए। शाम को आपको उस ऐसे का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आज हमारा जो डेट है वह 9 तारीख है, 9 मई 2024। तो उसके लिए हम ऐसे जो है वह लेके आए हैं। ऐसे का टॉपिक क्या होगा यह आपको आने वाले कुछ समय पता चल जाएगा। ऐसे की ऐसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है वह वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आई बटन पे आपको वह वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू उसको पहले देख लीजिए, फिर अपने ऐसे के लिखने की शुरुआत कीजिए। जिस तरह से हम पॉइंट को बता रहे हैं, ऐसे लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना होता है उसमें हमने डिटेल से चर्चा की है। आप उसे देखेंगे तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि ऐसे का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है वह कैसे करना है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी ऐसे के प्रति। और खास करके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, जो उसके डायमेंशन पूछे जाते हैं, उसके प्रति आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो पाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा ऐसे क्या है और उस ऐसे को लिखना क्या है, क्या प्रॉपर तरीका फॉलो करते हुए हम अपने उस ऐसे को लिख सकते हैं। जनरल मैं यहाँ पर आपको एक आउटलाइन दूंगा, उस आउटलाइन के बेस पे आपको अपने आंसर को लिखना है। तो आप अपने आंसर को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप उस चैनल पे अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। विद इन 72 आवर्स हमारी टीम आपके उस आंसर को चेक करेगी, आपके उस ऐसे को चेक करेगी और आपको उसका रिव्यू मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार मेंबर के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और वे बच्चे जो इसके नीडी हैं उन तक हमारा यह प्रयास पहुंच सके। तो ये कीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, इससे का क्या क्या डायमेंशन निकल के आते हैं, क्या चीजें हम आउटलाइन में देंगे जिसके आधार पे आपको अपना आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। निबंध का विषय है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। भारत के संदर्भ में आपकी बात कही गई है कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस की चुनौतियां और उसके अवसर क्या क्या हैं, उसे आपको देखना है। तो डिजिटल गवर्नेंस अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, जिस पर काफी अहम मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। और चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है तो आपको थोड़ा टेक्निकलिटी से इसमें रखने पड़ेंगे। टेक्निकलिटी इन द सेंस कि डाटा और ये सब टेक्निकल नहीं होगा, आपके जो एप्लीकेशन है, जो आप जनरल सेंस के आधार पर चीज़ों को जानते हो, उस पे आपको इस पे लिखना पड़ेगा। तो डिजिटल गवर्नेंस की चुनौतियां क्या क्या हैं, उस चुनौतियों को हमें देखना है, और फिर इसके अवसर क्या हैं उसे हमें देखना है। तो आपका शुरुआत होता है इस टॉपिक का आपके इंट्रोडक्शन से। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो हाल ही के वर्षों में जो डेवलपमेंट हुए हैं और जो एक विस्तृत विजन लेके चला जा रहा है सरकार के द्वारा और उससे लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं सिटीजन के द्वारा, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आउटलाइन की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के संदर्भ में, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वह इंट्रोडक्शन इस रूप में हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जो है वह इस रूप में हो जाएगा कि हाल ही के दिनों में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उस रिसेंट डेवलपमेंट को आप देखते हुए प्रशासन की जो रिजिलियंसी है वह किस प्रकार से बढ़ी है और लोग कैसे कनेक्ट हुए हैं, जो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के माध्यम से, विभिन्न डिजिटल जो एप्लीकेशंस हैं उनके माध्यम से सरकार किस हद तक सफल हो पाई है, उसका एक ओवरव्यू देते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे रिसेंट दिनों में जो किए गए डेवलपमेंट है वह आपका आधार होगा। जो एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं, शासन की पारदर्शिता किस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, उसको लेकर आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपको 4 से 5 पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपके जो स्टार्टिंग के एक पैराग्राफ है, या फिर आप बहुत हद तक लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ तक आप जो है अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। और 2 पैराग्राफ इन द सेंस कि 75 से 80 वर्ड के बीच में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो जाके वह बेटर हो सकता है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, जो डिस्कशन हमने बताया कि क्या उसका ओवरव्यू होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। तो इसमें आप कोई कोटेशन यूज कर सकते हो, अगर आपको सुटेबल लग रहा है गवर्नेंस के इजीनेस को लेकर, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन फिर आपका जो एक कनेक्टिविटी होगा, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, वह आपके उस कोटेशन के आसपास होगा, ना कि भटकाव के रूप में आपने शुरुआत कहीं और से की है और वह दूसरी जगह जाके भटक गए हैं। तो आपका जो एक आपसी इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक जो संयोजता होती है आपके कोटेशन को लेकर, वह इंटरलिंक होना चाहिए। उसमें आपस में इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। अगर तो आप अपने कोटेशन से भटक गए, तो फिर आपका ऐसे जो है वह प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं ले पाता है। तो फिर आप खाली भरने के लिए लिख रहे होते हो, ना कि जो चीजें एक इनपुट के रूप में जानी चाहिए वह आप लिख रहे होते हो। तो औरों से आपका जो नंबर भी आता है वह फिर कम हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अपने इंट्रोडक्शन में जो इंटरलिंकिंग है आपके कोटेशन की, आपके थॉट की, आपके पर्सनल व्यू की, वह जस्टिफाई होनी चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इस रूप में आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब आते हैं मेन कंटेंट पार्ट पे। आपका मेन कंटेंट पार्ट क्या होगा इस एग्जांपल के लिए, इस ऐसे के लिए? तो मेन बॉडी पार्ट में जब आप आओगे, मेन बॉडी पार्ट में, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां से आपके इंट्रोडक्शन का एंड होगा, तो चुनौतियां पहले पूछा है, तो आपको चुनौतियों को पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आपकी जो चुनौती है वह इस रूप में कि आप इसमें मेंशन कर सकते हो जो बुनियादी ढांचों की असमानताएं हैं, उस असमानताओं को आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो बुनियादी ढांचों की जो असमानताएं हैं उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। चुनौतियां, चुनौतियां क्या होगी? चुनौतियां आपकी जो होंगी बुनियादी ढांचों की असमानताएं, बुनियादी ढांचे की बुनियादी ढांचे की असमानताएं, आप इसको लिख सकते हो। अब बुनियादी ढांचों की असमानताएं में क्या होगा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। जो चूंकि हम यहाँ पर दम भरते हैं कि जो हमारी शहरी बुनियादी स्तर है वह विस्तृत है, वह जो है डेवलप है, लेकिन ग्रामीण कनेक्टिविटी जो है अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी संरचना है, उसका एक आधारभूत जो डेवलपमेंट है वह बाकी रह गया है। तो बुनियादी ढांचे की असमानताओं को आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें फिर साइबर सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, अगर आप जाओगे इसके डिटेल में, तो दूसरा पॉइंट आपका निकल के आ सकता है कि साइबर सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यह भी काफी सोचने वाली बात है कि जो एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी सारी चीजें अहम हो जाती हैं। और इसमें सरकारी सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ जो साइबर सिक्योरिटी है वह अहम हो जाती है। तो वो उसकी सुरक्षा का लेवल क्या है उसे हमें देखना है, उसे आप इसे अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। फिर आपका पॉइंट चुनौतियां क्या है? चुनौतियों में आपकी डिजिटल साक्षरता आएगी। डिजिटल साक्षरता में आप देखोगे कि एक वर्ग तो फेमिलियर है जो आधुनिक गैजेट से उसका इस्तेमाल करने में, वहीं दूसरा एक वर्ग है जो डिजिटल चीजों को एक्सेप्ट करने में उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास जो है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है, तो वह पिछड़ेपन को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो डिजिटल साक्षरता है वह भी एक चुनौती है।
डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता जो है वह भी एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होती है। इसी रूप में अगर हम देखें तो कुछ नीति और नियामक जो ढांचे हैं कि किस प्रकार के लॉ का या फिर जो आपके डिजिटल डेवलपमेंट को लेकर जो नीतियां हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए, उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। तो डिजिटल नीति और उसके नियामक ढांचों का जो प्रभाव है वह विस्तृत होना चाहिए, उसके संबंध में भी चुनौतियां आती हैं। तो नीति और नियामक जो है उसकी प्रस्तुति, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसका एक क्लियरिटी होनी चाहिए। नीति और नियामक ढांचों की स्पष्टता, नीति और नियामक, नीति और नियामक ढांचों की स्पष्टता। तो ये आपकी चुनौतियां हैं जिसमें आपने ये पॉइंट लिख सकते हो। इसी में आपकी जो गोपनीयता संबंधी चुनौतियां हैं, गोपनीयता संबंधी चुनौतियां, आपके डाटा जो हैं वह चूंकि गवर्नमेंट की नज़रों में है, उसका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह देखने को मिला है। तो डेटा गोपनीयता जो है वह भी जरूरी हो जाती है, उसकी चुनौतियां उससे चुनौतियों को लड़ने के लिए एक नियम की स्पष्टता होनी चाहिए। तो डेटा की गोपनीयता जो है, डेटा गोपनीयता जिसे हम डेटा सिक्रेसी कहते हैं या फिर डेटा सिक्योरिटी कहते हैं, वह होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, इंटर ऑपरेबिलिटी वह भी एक चुनौती दिखाई देती है। अब इंटर ऑपरेबिलिटी को आप कैसे जान सकते हो? इंटर ऑपरेबिलिटी, तो हमारे देश में इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, इतने सारे मंत्रालय हैं, और उनको जो रेगुलेट करने वाले, रेगुलेट नहीं, उनको जो सर्विस देने वाले जो आईटी फर्म है वह अलग अलग हैं। तो जो भी डाटा जनरेट होता है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो उस कोऑर्डिनेशन को दिखाने के लिए, उस कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए, और उस पे एक जो क्लियरिटी होनी चाहिए, तो उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी आती है एक कोऑर्डिनेशन के रूप में। तो इस तरह से आपकी इंटर ऑपरेबिलिटी की जो चुनौतियां हैं वह भी एक चुनौती उभर कर सामने आती है आपके जो डाटा गवर्नेंस है उसके संदर्भ में। तो यह सारी चीजें हैं चुनौतियों के रूप में हमने देखा, जिसमें बुनियादी ढांचे की असमानताएं, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, डिजिटल साक्षरता, और नीति और नियामक ढांचों की स्पष्टता किस प्रकार से चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है, डाटा गोपनीयता और इंटर ऑपरेबिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं वह डिफाइन करती हैं हमारी चुनौतियों को। तो यह आप इसको जब अपने वर्डों में लिखोगे तो लगभग 300 वर्ड आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे आपके चुनौतियां पूछा था, अब अवसर पूछा था, अब अवसर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे यहाँ पे। तो ये हमारी चुनौतियां थी। अब अवसर देखते हैं कि अवसर क्या क्या हैं, इसके अवसर क्या क्या हैं। अवसर में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जो सर्विस की डिलीवरी हो रही है जनता और सरकार के बीच, उसके बीच में जो सर्विस डिलीवरी है वह बेहतर सेवा का वितरण होना चाहिए। तो अवसर यह देखने को मिल रहा है कि विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे विभिन्न जो सरकार ऐड लगाती है, ऐड के माध्यम से जो सरकार की पॉलिसी है वह लोगों तक पहुंच पा रही है। तो सेवा का जो वितरण हो रहा है वह वितरण सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, स्पष्ट तरीके से हो रहा है। तो बेहतर सेवा वितरण देखने को मिल रहा है, यह एक अवसर है। बेहतर सेवा वितरण, इसके संदर्भ में जो अवसर हैं उसे हम देख पा रहे हैं। फिर जो एक सरकार और नागरिक के बीच में जो जुड़ाव है वह भी देखने को मिला है। तो यह भी एक अवसर के रूप में हम देख सकते हैं कि जो सरकार की पॉलिसी है वह सिटीजन सेंट्रिक बन के सामने आ रही है। तो नागरिक और सरकार का जुड़ाव जो है वह बेहतरीन हुआ है। नागरिक सरकार का जुड़ाव, यह भी एक अवसर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसके अलावा डेटा ड्रिवेन जो डिसीजन होते हैं, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि पोलिंग की जाती है कि सरकार आपके लिए ये नियम लाना चाहती है, आप अपने सुझाव दीजिए। तो उसके संदर्भ में पोलिंग की जाती है विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से।
तो इसमें जो डेटा ड्रिवन निर्णय होता है, डेटा ड्रिवन जो डिसीजन होता है, वह भी कोऑर्डिनेशन दिखाता है। तो डेटा ड्रिवन जो निर्णय है उसमें भूमिका बढ़ जाती है अवसर के रूप में। तो इसे आप लिख सकते हैं डेटा निर्णय में सहभागिता। इसी रूप में और हम देखें तो वित्तीय समावेशन होता है। सरकार अब जो बैंकिंग प्रयास कर रही है कि लोग जो है लोगों को कनेक्ट कर सके, तो वित्तीय समावेशन की जो अवसर हैं वह देखने को मिल रहे हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन इसके माध्यम से सरकार वैसे लोग जो अभी तक बैंक तक अपनी पहुंच स्थापित नहीं कर पाए हैं, वह इस वित्तीय समावेशन के माध्यम से विभिन्न जो फाइनेंशियल इंक्लूजन संबंधी पॉलिसीज हैं उससे जुड़कर जो भारत की बैंकिंग साख है उसको बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, और जो वित्तीय समावेशन है उसमें इनकी भूमिका बढ़ सकती है। इसके अलावा स्मार्ट शहर और जो बुनियादी ढांचा है, जिसमें जो आधुनिक शहरें हैं, आधुनिक जो हेल्थ सिस्टम है, आधुनिक जो कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाकर हम जो अवसर के और रोजगार के नए मौके तलाश कर सकते हैं। तो स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचों का एक जो इम्प्रूवमेंट करके ये अवसर तलाशे जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचे का विकास। क्योंकि इसे डेवलप करने के लिए जो भी आधार की जरूरत होगी, जो भी विकास की जरूरत होगी, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, उसके संदर्भ में अगर देखें तो हमारे लिए रोजगार की जो है उत्पत्ति होगी, और लोग जो है इससे कनेक्ट होके इस डेवलपमेंट के पार्ट का हिस्सा बन पाएंगे। तो यह सारे पॉइंट आपके हैं जो आप अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह सारा चीज हो गया। इसी में अगर हम एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएं तो कौशल विकास अगर हम करें, लोगों के स्किल डेवलप करें, तो इससे जो एक देश की अर्थव्यवस्था है वह भी विस्तृत रूप में सुधर पाएगी। तो स्किल डेवलप के माध्यम से भी हम विकास की जो भूमिका है उसको निर्णायक रूप दे सकते हैं। तो ये सारा आपका मेन कंटेंट पार्ट था। अब आप कंक्लूजन अगर आप लिखोगे, तो जो कंक्लूजन में आपने शुरुआत अपनी की थी कि बुनियादी ढांचा है उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो यह सारी चीज़ों को आप एक बैकड्रॉ लेते हुए इसके फ्यूचरिस्टिक विजन पर डिस्कशन करोगे। और जब आप इसके फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन करोगे तो इसकी वे फॉरवर्ड जो होगी, इसमें समावेशिता करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सिटीजन सेंट्रिक हो, इसको लेकर हम अपनी बातें लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके जो पॉइंट हैं, ये आपके इस निबंध को, आपके इस ऐसे को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए निबंध के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।